Hello everyone. So most of you were asking me about how to prepare economics separately. So I had to come up with a video so that I don't have to answer each of you separately. So let me first tell you what the syllabus is. The first topic of the syllabus is components of production. आपकी क्लास 9 की NCERT का फर्स्ट चैप्टर ही इससे डिस्कस करता है, इससे रिलेटेड है. अगर आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में तो वहाँ पे आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. उसमें आपको चार चीज़ों के बारे में बताया हुआ है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. यही होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है. सो यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम हेयर. उसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है पीपल एज रिसोर्स. पीपल एज रिसोर्स आपका चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का पीपल एज रिसोर्स है. इस चैप्टर में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है. पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मेंशन्ड है वर्ड्स आपके सिलेबस में. तो जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आएंगे तो यहाँ से, बट कंसेप्ट के बेस पे भी आ सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लिया जाए, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसके अलावा कुछ पूछ लिया जाए. बट बेसिक थिंग जो भी होगी वो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी. जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो इसमें दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. सेकेंड टॉपिक आपका पॉपुलेशन है तो इसमें पॉपुलेशन के बारे में भी दिया हुआ है. थर्ड थिंग आपका एजुकेशन है तो इसमें एजुकेशन के बारे में भी दिया हुआ है. एजुकेशन के बारे में भी दिया हुआ है. फिर आपका हेल्थ टॉपिक दिया हुआ है और हेल्थ भी इसके बारे में दिया हुआ है. देन आपका अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, वो भी एनसीईआरटी में गिवन है. क्लास 9 की एनसीईआरटी में आपको गिवन है. सो इसी तरीके से क्या है कि कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 आपका टॉपिक नंबर 2 है. टॉपिक नंबर 2 हेयर इज पीपल एज रिसोर्स, एज यू कैन सी. थर्ड टॉपिक इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज. सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी में गिवन है. पॉवर्टी एज अ चैलेंज आपका एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है. जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि ये चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है. आई डोंट नो ये कौन सी ईयर की बुक थी, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं थी. 2023 में हमारा एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ था कि फॉर्म भरे गए थे और 2025 में पेपर हुआ है. तो उसके बाद बुक वो हुई थी, अपडेटेड हुई थी. तो मैंने अपडेटेड बुक की प्रिंट आउट लिया था इस वाले चैप्टर का. एज यू कैन सी कि मेरे अपने सेल्फ मेड नोट्स है, मैं आपको दिखाऊंगी. तो मैंने इस वाले चैप्टर का, पॉवर्टी वाले चैप्टर का प्रिंट आउट लगाया हुआ है. रीज़न बीइंग कि इसमें जो स्कीम्स थी वो चेंज हो गई थी जो हमारी ओल्ड वाली बुक थी उसमें से. तो आपने अपने एग्जाम के लिए भी यही करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी अब होगी वो वाली आपने देखनी है कि अब कौन सी स्कीम्स पूछी जा रही हैं. जो इन सब में स्कीम्स हैं, सब कुछ है, वो मैं आपको दूंगी. देन द फोर्थ थिंग इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज में आपको क्या क्या दिया हुआ है. पॉवर्टी लाइन के बारे में दिया हुआ है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी दिया हुआ है, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन दिया हुआ है और पॉवर्टी एस्टिमेट्स दिया हुआ है. मुझे ऐसा लगा था जब पॉवर्टी, अगर कोई नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि मेरे मार्क्स इतने, आई डोंट वांट टू बूस्ट, बट क्या होता है कि डिफरेंस कहाँ आता है कि किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एज अ चैलेंज है, कोई भी स्टूडेंट अगर रीड करे तो क्या करेगा, एनसीईआरटी में से पढ़ लेगा और हो गया. नहीं, आपको देखना है कि अगर चैप्टर का कुछ न्यू वर्जन आया तो आपको देखना है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं. उसके बाद पॉवर्टी लाइन के बारे में दिया हुआ था, तो मैंने पॉवर्टी लाइन के अपने नोट्स बनाए थे. एंड ये बहुत ही ब्रीफ नोट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं था. मैंने बस देखा कि कौन कौन सी कमेटीज़ आई थी, मैंने अरेंज कर लिया उनको एक ऑर्डर में कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए कौन सी कमेटी पहले आई थी कौन सी बाद में, तो मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए. देन मैंने ईयर लिख लिया था, कौन सी कमेटी कौन सी ईयर में आई थी और किस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी. जो मेन रिकमेंडेशन होती है वो मैंने यहाँ पे लिख ली थी. डेट्स इट. इससे ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था और यहाँ से क्वेश्चन आया था, मेरा क्वेश्चन सही हो गया था. देन so you have to do this for yourself, otherwise I am here to help you. Then the fourth topic is food security in India. Food security in India आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है. इसमें आपको बताया हुआ है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के बारे में, जिसका तीनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है. नाउ सम ऑफ यू आस्क्ड मी कि हमें क्या करना है, हमें कैसे याद करना है. सो एज यू कैन सी 4 टॉपिक है, 1 2 3 4 और क्लास 9 की एनसीईआरटी से हो रहा है. मोर और लेस थोड़ा बहुत हमें इधर उधर से पढ़ना है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन एनसीईआरटीज़ में से. ओके, बेसिक क्वेश्चन है. बफर स्टॉक क्या है, इशू प्राइस क्या है, सपोर्टिव प्राइस क्या है. हर साल हर सेट में एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है. देन आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कैसे स्टडी करना है, फैक्ट्स का क्या करना है.
सो लेट मी शो यू माई नोट्स विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू स्टिल। जैसे देखो मेरी एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स थे जो पता था मुझे पेपर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर तो पूछा ही जा सकता है, PYQ भी था। फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो दे रखे हैं तो देख लेते हैं एक बार, बट आने नहीं होते पेपर में, तो उनके बारे में देखा। देन यहाँ पे से लिटरेसी रेट दे रखा 18% 2015 में, फिर 2018 का एनसीईआरटी में गिवन था। तो आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सारी तो आपने कोशिश करने की याद कर लो, और उसके बाद जो आज का लिटरेसी रेट है वो भी याद कर लो। आज का मतलब कि 2011 का सर्वे हो गया, या फिर से सेंसस हो गया, या फिर से कोई और नई कमेटी बैठी है कुछ है तो उसके रिगार्डिंग कुछ है तो वो आप लिख लो। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलने ही हैं क्योंकि फैक्ट्स तो पूछेंगे ही। इसके बाद स्कीम्स थी। स्कीम्स मैंने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों में से कर ली थी। दैट सेट फॉर क्लास 9th। ओके, अभी आप जैसे PYQ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं। एज लेट मी शो यू, क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें इंदिरा गांधी ने कोई स्टैम्प लिखी थी, स्टैम्प बनाई थी, तो उसके बारे में दिया हुआ है। सो मैंने PYQ सॉल्व किया था। PYQ में मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। दीज आर माई PYQ नोट्स, आई विल शो यू हाउ टू मेक देम। तो यहाँ पे मैंने देखो फर्स्ट ही ये लिख रखा है, स्टैम्प बाय इंदिरा गांधी विद रेवोल्यूशन जुलाई 1968। ये मेरे PYQ के नोट्स हैं और ये मेरी बुक के नोट्स हैं। तो देखो मैंने अपनी बुक में लिखा नहीं हुआ था, ये बाद में बनाए थे मैंने नोट्स, और ये मैंने बाद में ऐड किया था। तो जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ऑल्दो आई एम गिविंग टू गिव यू माई नोट्स, बट स्टिल मेरा यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो, एक फैक्ट शीट बना लो। दीज आर माई फैक्ट्स नोट्स बेसिकली। तो आप अपनी एक फैक्ट शीट बना लो जो आप बार बार डेली, ऑलमोस्ट डेली दो फैक्ट्स याद करोगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। एनसीईआरटी से आप कंसेप्ट रिवाइज करोगे। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सारे PYQ के टेस्ट हो रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। इकोनॉमिक्स के जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें मैं हर टेस्ट में कोशिश कर रही हूँ 1 या 2 पूरे के पूरे PYQ के सेट डाल रही हूँ। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा हमने पढ़ाई करी थी तो हमने ये वाला पॉइंट मिस किया या नहीं मिस किया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द इकोनॉमिक्स सेक्शन। देन लेट्स सी अबाउट क्लास 10th इकोनॉमिक्स। क्लास 9th इकोनॉमिक्स इज ओवर। So let me first show you how to make my how I have made my PYQ notes. So मैंने PYQ के नोट्स के लिए ऐसे कुछ बुकलेट ली थी, और ये मेरी बुकलेट हर हर सब्जेक्ट की थी। वन बुक आई मेड फॉर पेडागोजी, द वन वाज फॉर सिविक्स, द वन फॉर हिस्ट्री, द वन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, द वन फॉर इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। सो दिस वन इज़ फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने ईयर लिखा कि इस वाले पेपर हर साल 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में से, तो मैं ऊपर लिखती थी कि कौन सा पेपर है ये, और जो से मेरे क्वेश्चन गलत होते थे वो मैं लिख देती थी यहाँ पे। आई पर्सनली हैड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होते थे। बट इफ़ यू विल से कि क्या सब कुछ एनसीईआरटीज़ में से कवर हो जाता था, तो नहीं होता था। एज यू कैन सी यहाँ पर पूछा हुआ है कि वेस्ट बंगाल हैज़ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर, तो ये आपका बिजनेस की बुक में से था। तो इस तरीके से जब हम ये कर रहे हैं तो हमने मैंने इसके बाद क्या देखा कि अच्छा अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बोला है तो पढ़ लो इंडिया में कितनी है, हाईएस्ट कौन सी है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इतना देख लिया। तो इस तरीके से मैंने स्टडी करी थी। सिर्फ नोट्स में वही चीज़ें लिखती थी जो मुझे लगता था इम्पॉर्टेंट है। जब मैं PYQ में कोई भी क्वेश्चन गलत करती थी तो मैं चारों ऑप्शंस को देखती थी कि चारों ऑप्शंस के क्या आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कर्व की बात हो रही है, अगर ये कर्व पूछा हुआ था और 4 और ऑप्शन थे तो मुझे चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन से कर्व में क्या है। तो लॉरेंस कर्व क्या दिखाता है, देन दिट इज लॉफर कर्व ये क्या दिखाता है, ये देखा मैंने। देन फिलिप कर्व क्या दिखाता है, एंजल्स कर्व क्या दिखाता है, ये सारी किया। देन डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में पूछा हुआ था, एक का ईयर पूछा हुआ था, बाकी चारों का ईयर मैंने खुद लिख लिया। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप इसी तरीके से रिविजन करोगे ना तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। दैट्स इट। बहुत छोटे 10-15 पेजेस के नोट्स बने थे। देन लेट्स गो फॉर क्लास 10th इकोनॉमिक्स। आपके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की कहाँ बात हो रही है, पहले ये देख लेते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्लास 10th का। फर्स्ट चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टॉपिक आपका सिलेबस में मेंशन्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। हाउएवर अगर आप अपना सिलेबस ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड मेंशन्ड है, देन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ड मेंशन्ड है, देन डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट मेंशन है, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंशन्ड है, देन फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट मेंशन्ड है।
सो इतनी सारी जगह डेवलपमेंट वर्ड मेंशन है और आपका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पे ही है। तो आपने अपना चैप्टर नंबर 1 करना है जो डेवलपमेंट पे है। इसमें आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बताए हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फैक्ट शीट है वो मैं आपको दे दूंगी। अभी मैं आपको फैक्ट शीट इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्ट्स अपडेट हो चुके हैं। अदरवाइज अगर आप में से कोई स्टडी कर रहा है और वो फैक्ट्स अपडेट कर रहा है तो यू कैन शेयर इट विद मी सो डैट मेरे लिए भी काम थोड़ा ईजी हो जाए। अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम टू प्रोवाइड यू दीज फैक्ट नोट्स। देन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज द सेकेंड चैप्टर। आपका इसमें दे ही रखा है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एज इट इज मेंशन्ड है चैप्टर नंबर 2 आपका सिलेबस में। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स लाइक प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी एक क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर क्या होता है, कौन हमें ज़्यादा पैसा दे रहा है, कहाँ पे कितने लोग लगे हुए हैं, जीडीपी में किसका कितना शेयर है। ये थोड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, 5-10 पॉइंट्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में से एक क्वेश्चन आता है। देन इट इज़ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एक क्वेश्चन आता है। तो आपके सेट में इस वाले टॉपिक में से क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज पब्लिक प्राइवेट, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। हर सेट में किसी एक टॉपिक को डाल देंगे। देन इट इज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री कितने पैसे लगने के बाद स्मॉल होती है, लार्ज होती है, एमएसएमई को कितने पैसे लगते हैं, ये सब चीज़ें। देन आपका थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट आपका चैप्टर है। इसी चैप्टर में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यू हैव गॉट द वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में से आपका मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर सेट में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ से यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पढ़ लो, वो याद कर लो, डैट इज मोर देन इनफ। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बार बार पूछा गया है, मेरे खुद के पीवाईक्यू के नोट्स में भी इनके बारे में मैंने लिखा था। सो दिस इज़ अ वेरी हाई डिमांडिंग टॉपिक, तो आपको इस सब के बारे में पढ़ना है। Then globalization and the Indian economy. Globalization and the Indian economy is not mentioned in your syllabus and it has not been asked too much. Okay, एक टॉपिक होता है ना कि बार बार पूछा जा रहा है, तो ये वाला टॉपिक नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यहाँ पे मेंशन्ड है टॉपिक, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देख लेंगे हम। इसमें से इतना कुछ खास है नहीं, WTO के बारे में जो बताया हुआ है हम वो देख लेंगे। आई विल गिव यू द नोट्स, आप एक दो बार इस चैप्टर को पढ़ लोगे और ये चैप्टर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर राइट्स। अब तक पूछा नहीं है कहीं पे भी, बट वी विल स्टिल सी दिस चैप्टर फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर योर क्लास 10। Now let's see these business studies notes that I have given you. Financial market टॉपिक है आपका सिलेबस में, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ से हो सकता है। अब इसमें है क्या, आपको नोट्स मिल चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सोच समझ के बिजनेस स्टडीज़ का ये सोर्स उठाया था। आप ये नहीं है कि रमेश सिंह या कोई भी एनसीईआरटी या कुछ भी कहीं से पढ़ लोगे, क्योंकि ये टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट एनसीईआरटी के यही वाला सोर्स रेफर किया गया था। सो आई हैव शेयर्ड इट विद यू। इफ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर सोर्स देन यू कैन गो। आई विल बी प्रोवाइडिंग माय ओन नोट्स ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज दिस टॉपिक शुड बी स्टडीड फ्रॉम मोर देन 1 एनसीईआरटी। सो अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपको क्लास 11-12 के एनसीईआरटी के बाद ये वाला सोर्स रेफर करना है। इन माई ओन सिलेबस आई हैव रिटन बिजनेस स्टडीज, इफ यू कैन सी हेयर। तो बिजनेस स्टडीज से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको यहाँ के नोट्स मिल रहे हैं। देन इट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी ये वाली बुक डेली का एक चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स देखो आपकी 10 नंबर की आ रही है। तो हमें ये भी देखना है कि हम कितना टाइम अलॉट करें। अब क्लास 9th भी पढ़ रहे हैं, 10th भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू भी करें, 11th और 12th की भी करें, अपने नोट्स भी दूंगी मैं, आप भी कुछ इधर उधर से सोर्सेज से करोगे। तो इसको लेआउट कैसे करना है। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स 1 दिन की है, आपको एक बार पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, पढ़ ली, उसके बाद उसको 1 दिन लगा करेगा रिवाइज करने में, डेट्स इट। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स 1 दिन की है, उसको भी 1 ही दिन लगा करेगा पढ़ने करने में, हो गया वो। फैक्ट्स जो आपकी एक फैक्ट शीट बनेगी, पीवाईक्यू की बुकलेट के साथ ही फैक्ट शीट बना लो, डेली रिवाइज करनी है, उसका कुछ नहीं है। तो ऐसे कर सकते हो आप। मंडे को क्लास 9th कर ली, 10th कर ली क्लास ट्यूसडे को, उसके बाद 11th की एनसीईआरटी के 5-5 चैप्टर रोज कर लिए या 3-3 कर लिए। मैं 5-5 करती थी, आप 3-3 भी कर लो, तो लास्ट वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली 3 दिन की क्लास 11th की एनसीईआरटी हो गई। देन क्लास 12th की एनसीईआरटी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 दिन की। तो इस तरीके से रोज के 1 घंटा रख लिया हमने इकोनॉमिक्स का, और हम रोज अलग अलग सोर्स पढ़ रहे हैं। अगर 7 सोर्स है इकोनॉमिक्स के तो 7 दिन है हफ्ते के, मंडे को 1 किया, ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को 1 किया, उससे 1
आर दिया है इसको। और ऐसा होता है कि 1 आवर में अगर हमारी पूरी क्लास 11th की एनसीईआरटी रिवाइज नहीं हो रही तो मैं क्या करती थी कि 1 आवर में जितनी रिवाइज होगी ठीक है, अगले दिन मैं वहाँ से स्टार्ट करती थी, उसके आगे से रिवाइज करना स्टार्ट कर देती थी। पर एक सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं देना कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचे। इकोनॉमिक्स 10 नंबर की आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ भी लेंगे तो 15 नंबर की पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स की नहीं पूछेंगे। सो गिविंग इट अ लॉट ऑफ टाइम एंड थिंकिंग कि यहाँ से मेरे 30 नंबर बन रहे हैं, या फिर से इसको हमने रोज़ के 2-3 घंटे दे दिए और जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वहाँ पे टाइम नहीं दिया, दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। सो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मेरी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के अच्छे डिटेल्ड नोट्स हैं। एज यू कैन सी मैंने फैक्ट्स बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखे हैं। ये फैक्ट्स वही हाईलाइटेड है जो मुझे पता था मैं भूल जाऊंगी। इसके अलावा अगर मुझे लगता था ये 11th की एनसीईआरटी में नहीं है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है कि इसके अलावा ये चीज़ पूछ ली जा सकती है, हाई डिमांडिंग टॉपिक है, तो मैं उसके भी नोट्स बना लेती थी। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपने रीड करनी है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू माई नोट्स, बट किसी के भी नोट्स पे रिलाई मत करो, सिर्फ अपने नोट्स पे रिलाई करना, क्योंकि जो आप चीज़ खुद से लिखोगे तो आपको याद रहेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। देन क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स करनी भी है, जो बॉक्सेस में दे रखा है वो भी करना है, पीछे की ग्लोसरी भी क्लियर होनी चाहिए, अपने नोट अपने फैक्ट्स थोड़े थोड़े से रोज याद करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन्ड है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एज इट इज़ मेंशन्ड है, क्वेश्चन आएगा। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, क्वेश्चन आएगा। देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पॉवर्टी यहाँ पे भी मेंशन है, पॉवर्टी हमने कहीं और पे भी कहीं और देखा था, वहाँ पे भी मेंशन था। तो कहाँ पे मेंशन था आपका पॉवर्टी? क्लास 9 चैप्टर 3, यहाँ से वहाँ से मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ दोनों करने के बाद भी आपको पॉवर्टी लाइन और बाकी सब चीज़ों के लिए नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया आपका क्लास 9th और 10th में कवर हो रहा है, हाउएवर इस वाली बुक में बहुत अच्छे से कवर हो रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो यहाँ से एक टॉपिक आता है। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह पूछ ली जाती है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज़, एम्प्लॉयमेंट से टॉपिक आता है, कौन सी अनएम्प्लॉयड, कौन सी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये सब चीज़ें आती हैं। हाउएवर एनसीईआरटी क्लास 9 से ज़्यादा आता है, क्लास 11th की से इतना नहीं आता, बट वी विल सी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई डिमांडिंग टॉपिक नहीं है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक क्वेश्चन आता है। देन मतलब एक क्वेश्चन आता है, आई एम सेइंग इट बाय टेलिंग यू कि क्लास 2025 के जो आपके पेपर हुए हैं उनमें आया हुआ है। देन कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आगे का मुझे पता नहीं है, बट आई वुड से एक बार चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद अपने नोट्स बना लो और नोट्स को रिवाइज कर लो। देखो अगर बुक में 10 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर तो आने ही हैं, सिलेबस में मेंशन है, बाकी 3 चैप्टर का क्या करें? बाकी 3 चैप्टर को एक बार पढ़ लो अच्छे से, एक बार किसी की वीडियो देख लो। मैं नहीं कह रही मेरी वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, कुछ ऐसा मुझे लगता है समझाने वाला, तो देन आई गो इन डिटेल, अदरवाइज आई डोंट गो इन डिटेल। सो वट यू कैन डू इज़ अच्छे से आप किसी एक की वीडियो देखो, समझ लो जो भी टॉपिक आपको लगता है ना कि पेपर में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 10 है, हमें पता है हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी हम एक दिन लगाएंगे, 2 घंटे इस चैप्टर को देंगे, कर लिया, हो गया। उसके बाद अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स को रिवाइज कर लो। नोट्स नहीं भी बनाने, बुक में मार्क कर लो और हो गया। पेपर से पहले 2-4 बार रिवाइज कर लेना, इतना स्ट्रेन मत देना। पेपर में आंसर सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं तो गेस वर्क कराना, क्योंकि 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में याद रहेगा। सो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हमारी इस तरीके से होगी। कमिंग ऑन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स तो दिए ही हुए हैं आपके सिलेबस में। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डेब्ट ट्रैप, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया, ये सारे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने नोट्स बनाए थे क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही बोरिंग थी, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से कर लेना, एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना अगर करनी हो खुद से। तो मैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स आई गेस नहीं कराऊंगी आपको, मैं बता करनी है तो आज से स्टार्ट कर दो, एक चैप्टर डेली, बट पेपर के लिए इतने नोट्स बहुत है, जो मैं आपको नोट्स कराऊंगी इतना बहुत है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद से रिवाइज करोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई चैप्टर डेफिनेटली आपको रिकमेंड करना चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड इट फॉर श्योर आफ्टर इवेल्युएटिंग योर PYQs। कमिंग ऑन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया था,
कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें. स्टिल आई हैव केप्ट इट विद माई सेल्फ बिकॉज आफ्टर एनालाइजिंग 2025 पेपर इफ आई विल फील लाइक कि इधर से कोई टॉपिक आया हुआ है तो मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आई विल टेल यू टू डू दैट टॉपिक ऑन योर ओन. नाउ दीज वर माई ओन नोट्स. इफ़ आई विल काउंट द पेजेस, ये तो बेसिक NCERT थी जो मैंने रेफ़र करी थी. 4-5 मुश्किल से 10 पेज के नोट्स हैं और 10 पेज में भी आप देख लो पेजेस खाली हैं. फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मुझे इतना सा कुछ एक्स्ट्रा मिला तो मैंने यहाँ पे लिख लिया. तो ये आप मेरे 10 पेज के नोट्स हैं जिसमें जो हाई डिमांडिंग टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है. 10 पेज के भी नहीं हैं, 4-5 पेज के ही हैं आई गेस. तो ये वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. फॉर एग्जांपल मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया मैंने रमेश सिंह से किया था बिकॉज जिस तरीके के क्वेश्चन आते थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे. एंड ओवर द इंटरनेट आई सर्च अलॉट. देन मनी एंड कैपिटल मार्केट का भी मैंने टॉपिक किया हुआ है खुद से. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी. देन पायल गुप्ता मैम ने यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स करा रखी थी DSSB की. अब मैंने उनका बैच भी लिया हुआ था, मैंने बैच से नहीं किया था बट उन्होंने इकोनॉमिक्स करा रखी थी एंड आई गेस यूट्यूब पे करा रखी थी. मैं आपको होगे तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूँगी. अगर वीडियोस उनकी करनी है इफ़ यू हैव इनफ टाइम, अगर नवंबर में एग्ज़ाम नहीं हो रहा देन रोज़ का एक वीडियो कर लो, कोई इशू नहीं है. मार्क्स श्योर हो जाएंगे कि आपके कि आप डेफिनेटली स्कोर कर जाओगे गुड. अगर नवंबर में पेपर हो रहा है तो क्या करना है, ये वाले नोट्स की मैं आपको वीडियो बना के सारे नोट्स समझा दूँगी. अगर मैं ये नोट्स समझाऊँगी तो मुझे लगेंगे सिर्फ 4-5 घंटे. ठीक है, अगर आप उनकी वीडियोस करोगे तो मे बी आपको लग जाएंगे 15-20 आवर्स, 15-20 आवर्स बेसिकली. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम डिफरेंस रहेगा. सो वी विल सी इनको किस तरीके से करना है लेटर. That's all in your economics. As of now what we are doing is कि आपका टेस्ट है तो आपके टेस्ट के लिए मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उस सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, नोट्स प्रोवाइड कर दूँ. नोट्स मैं अभी आपको इसलिए नहीं दे रही बिकॉज आई हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग इज गुड, इज़ अप टू डेटेड और नॉट. मुझे ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको NCERT तक ही सीमित रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेंसस से कुछ पूछ लिया जाता है तो मैं सेंसस का भी डाल दूँ. अगर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ ली जा सकती है तो मैं आपको वो भी दे दूँ. आपके जो भी अब टेस्ट होंगे विच आर गोइंग टू बी हैपन वेरी रेगुलरली, उसमें आपको क्या होगा, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि क्या टॉपिक आ रहा है आपका टेस्ट में. मैं आपका एज इट इज़ 2025 के पेपर्स के क्वेश्चन दे रही हूँ रादर देन गिविंग माई ओन टेस्ट. बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी. बिकॉज आई हैव डन दिस मिस्टेक बाय माई सेल्फ कि मैंने NCERT रीड करी और कुछ इंपॉर्टेंट सोचा कि इंपॉर्टेंट नहीं है और मैंने मिस आउट कर दिया. तो इसलिए आपको इनफ टाइम मिलेगा टेस्ट के बाद भी. आपको 1-2 दिन क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि ये वाला क्वेश्चन था कहाँ से, मैंने क्वेश्चन दिया है तो कहाँ से सॉल्व हो सकता था, सो डैट यू रिवाइज अगेन एंड डू द थिंग प्रॉपरली. So if you still have any doubt in economics, please feel free to ask. I will be sharing my best the answers that you would like to know. That's all in economics.